हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? मैं टाइम पे हूँ, टाइम पे हूँ भाई। आओ, जुड़ो, जल्दी से जुड़ो। नहीं है? कौन कौन लेट हुआ भाई? तुम लेट हुए? कल वो थोड़ी सी आवाज़ की समस्या थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो कल मैंने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा सा उसको फटाफट से बता देता हूँ दोबारा। फ्रिक्शन को कल जो हमने स्टार्ट किया था, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है। आवाज़ आ रही है ना बढ़िया? आज आज बढ़िया आवाज़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो, आज तो आवाज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, ओके। तो कल मैंने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, एक बार फिर से सुन लो। ये क्या होता है? रिलेटिव मोशन में अपोज की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है। ये दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस जब आपस में रिलेटिव मोशन करना चाहेंगी ना, तो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज होगा। इस अपोज की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। इसका रीजन मैंने बताया था, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये इंटरलॉकिंग नहीं है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये बेचारा बदनाम है कि अपोज करता है। मैंने सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैंने सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। सपोर्ट करने वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दें, नीचे वाले को खींचे, ऊपर वाला साथ चले, है ना। मैंने सपोर्ट करने वाला वो साइकिल वाला दिया था, पैडलिंग और नॉन पैडलिंग, है ना। जब पैडलिंग करते हैं तो पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, और आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे की तरफ। लेकिन नॉन पैडलिंग के केस में दोनों पहियों पर फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे की तरफ। मैंने आपको बताया था साहब, एग्जाम्पल बताए थे कल सपोर्ट वाले। वो रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसे केस में हाथ और रस्से के बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी आप चल पाएंगे। मैंने वॉकिंग का एग्जाम्पल दिया था कल। मैंने सारे आपको सपोर्ट वाले एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है। चलो अब आज बात आगे बढ़ाएं, थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखो क्या है साहब, फ्रिक्शन में मैं आपको बताऊं, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है। कर लो, आवाज बंद कर लो। ठीक है। आवाज आज ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आ जाओ सब। अरे मैंने कहा था ना यार, रोज मेरी क्लास होगी इस हफ्ते। मेरे को फ्रिक्शन खत्म करना है ना। मंडे से दोनों फिजिक्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। अल्टरनेट चलेंगी, एक 11th एक 12th में काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा। मुझे कल तक फ्रिक्शन खत्म करना है, इसलिए रोज मेरी क्लास है। ठीक है। चलो अब बार बार डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाने दो, है ना। मैं रोज तुम्हारे बातों के सवालों के जवाब नहीं देता रहूंगा, आखिरी के 5 मिनट में दे दूंगा। अब मुझे पढ़ाने दो भाई। ठीक है। चलो देखो भाई, फ्रिक्शन मैं फिर से क्लियर कर दूं, दो तरह के फ्रिक्शन होंगे। एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। देखो इंटरनल जो फ्रिक्शन है वो खुद ही खुद का अपोज करे। इसका एग्जांपल दूं मैं, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी। आपने सुना ना विस्कोसिटी? लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो वहां भी रिलेटिव मोशन का अपोज होता है। इस रिलेटिव मोशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन है। दूसरा होता है साहब एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है साहब? कोई दूसरा अपोज करे, कोई दूसरा अपोज करे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब ये भी दो तरह का होगा, एक होगा स्टैटिक और एक होगा काइनेटिक। अगर रेस्ट कंडीशन में रिलेटिव मोशन का अपोज हो रहा है, मतलब चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। चलते चलते रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा ना, चलते चलते रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो तरह के हैं, एक है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। मैं लिखता चलता हूं, देखो एक एक करके बात करें। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यहां बोल रहा हूं मैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शन आपको मिलेंगे साहब। एक मिलता है इंटरनल और एक मिलता है एक्सटर्नल। एक मिलेगा इंटरनल फ्रिक्शन, खुद ही खुद का अपोज करे, है ना। इसका एग्जांपल है वो लिक्विड की विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी। दूसरा साहब एक्सटर्नल फ्रिक्शन, कोई दूसरा अपोज करे, कोई दूसरा रिलेटिव मोशन का अपोज करे। अब कोई दूसरा अपोज करे तो यहां भी दो तरह का है कि भैया चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, तो इस समय बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और चलने लग गया ना, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चलने लग गया, चलते चलते अपोज करेगा, तो क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। रेस्ट कंडीशन में, ठीक है,
रेस्ट कंडीशन में फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और चलते समय फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर कि दूसरे कोचिंग के लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। तो बेटा दूसरे कोचिंगों के नोट्स देखो और तुम्हारे नोट्स देखो, दूसरे कोचिंगों के क्वेश्चन देखो और तुम्हारे क्वेश्चन देखो। वैसे मैं यकीन नहीं करता हूँ ये ऐसे कुछ करने में, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन दुनिया में कोई नहीं कराता है। तो क्वेश्चन खूब कराऊंगा, और जितने लेक्चर है ना अपने शेड्यूल के उसके हिसाब से करवा देंगे, घबरा मत। हमारा प्लान तैयार है, हमारा शेड्यूल तैयार है, एज पर शेड्यूल मामला रेडी है, एज पर शेड्यूल मामला चल रहा है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कोर्स कराना, हम बरसों से करा रहे हैं, नीट के बच्चों को बरसों से पढ़ाते हैं, मंजिल तक ले जाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, टेंशन मत लो, भरोसा करो। ठीक है, बस तुम ये देखो कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम्हें यहाँ पढ़ाने के बाद में घर पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम्हारा कुछ इंप्रूवमेंट तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतना सा देखना है आपको। आपको कुछ सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं, बस इतना देखना है। ठीक है ओके, आ जाओ साहब। अब ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, है ना, दो तरह के फ्रिक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। खुद ही खुद का अपोज करे तो इंटरनल होता ना नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। कोई आपको रोक नहीं रहा, आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं, खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं कि मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूं, मुझसे तो पहले भी नहीं हुआ था, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना, मेरा तो ये गलत हो जाता है। अभी किया ही नहीं, किसी और ने अपोज किया ही नहीं, खुद ही इंटरनल सोच रहे हो साहब। इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, खुद ही को खुद ही रोके, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। है ना, कोई दूसरा आके रोके, होता है ना, दूसरा डिमोटिवेट करे आपको, आपके रूम पे आकर के कोई दूसरा दोस्त बैठ जाए कि यार देखो उसने इतनी पढ़ाई करी थी उसका नहीं हुआ, है ना, मैंने भी इतना सारा किया था मेरा नहीं हुआ, है ना, ये क्या है, ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है भैया। नेगेटिव थिंकिंग खुद डालते हो, खुद ही अपने मन में डालते हो तो इंटरनल है, कोई दूसरा डालता है तो क्या है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो रुको, अब क्या उपाय, क्या इससे बचने का, क्या है इससे बचने का उपाय, क्या है इससे बचने का। ये कोई मेंटरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल छोटी सी बात कर रहा हूं, साधारण सी बात कर रहा हूं जो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आ जाती है। क्या है साहब, इंटरनल फ्रिक्शन से बचने का उपाय क्या है। नेगेटिव थॉट्स दिमाग में किसने डाली, खुद ने डाली ना, तो खुद ही रोको उससे। जितने एफर्ट्स आपको नेगेटिव सोचने में लगते हैं उतने एफर्ट ही पॉजिटिव सोचने में लगते हैं, तो पॉजिटिव सोचो, सीधा सोचो, उल्टा क्यों सोचते हो, अच्छा सोचो ना यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचो कि मैं ही करूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, है ना, किसी और से नहीं होंगे मुझसे ही होंगे, तो अच्छा सोचो ना यार, क्यों नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, अच्छा, अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन को रोकने के लिए क्या करें साहब, नहीं यहाँ बोलते हैं कि लुब्रिकेंट का यूज करो, यहाँ ऐसा बोलते हैं फिजिक्स में लुब्रिकेंट का यूज करो, है ना। मैं तुम्हारे लिए लुब्रिकेंट क्या होगा, कोई दूसरा आकर के नेगेटिव थॉट डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कोई दूसरा आके नेगेटिव थॉट डाल रहा है, तो लुब्रिकेंट क्या, भगाओ उसको, दूर बैठो ऐसे बच्चों से, नेगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रहो, है ना, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। समझ लो मेरी भावना है। चलो आ जाओ, वापस लौटो, बीच में मैं तुम्हें ज्ञान देने लग गया था। तो फ्रिक्शन पे आओ, दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है साहब, खुद ही खुद का अपोज करे, एक्सटर्नल कोई और अपोज करे। अब रेस्ट कंडीशन में अगर अपोज हो रहा है ना, रेस्ट में है, ये रिलेटिव मोशन हो रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, तो इस समय फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर चल गया तो उस समय फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे, मोशन वाले केस में फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा अब रुकना, देखो भैया मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर है और आप उसको चलाने की कोशिश करते हो। मान लिया ये लो एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लाके मैंने रख दिया, अब मैं हाथ लगा रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं लेकिन ये चल नहीं पा रहा, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हुई ना साहब। अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है तो इस समय जो अपोज करने वाला फ्रिक्शन है ना, उस फ्रिक्शन को क्या नाम दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मैंने इतना एफर्ट कर दिया कि दौड़ गया, तो इस समय फ्रिक्शन को क्या नाम दोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये कब तक नहीं दौड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे कब तक नहीं दौड़ेगा, तो इसके लिए एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर किसी बॉडी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अमाउंट का फोर्स लगाओगे ना, वो नहीं चलेगा, जैसे ही लिमिटिंग से ज्यादा का लगाओगे वो बॉडी दौड़ जाएगी। ठीक है, रुक जाओ, अब मैं इसमें और क्लियर करूं, मैं सिंपल क्लियर करूं। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलता ना, जितना हाथ लगाते हो ना वही अपोज होता है ना। मैं क्लियर करूं आपको, ये यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, maximum value of static friction is called limiting friction, is called limiting friction। ठीक है, मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं, तुम्हें रुको एक एक करके समझते जाओ।
क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और वो नहीं चल पा रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपोज किया ना, तो आज फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा आपको अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, चलो एक डाटा लेके देखता हूं, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है 4 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, इनमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है 4 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 4 न्यूटन से कम का हाथ लगाऊंगा तो ये बॉडी नहीं चलेगी। चलो मैंने हाथ लगाया आज 2 न्यूटन का, मैं 2 न्यूटन का हाथ लगाता हूं, बॉडी नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो आज यहां पर अपोज कितना हुआ, यहां अपोज 2 न्यूटन का हुआ, मतलब आज फ्रिक्शन कितना मिलेगा, आज फ्रिक्शन मिलेगा 2 न्यूटन। चलो मैंने 3 न्यूटन का हाथ लगाया तो भी बॉडी नहीं चली। अब 3 न्यूटन का हाथ लगाने पे भी बॉडी नहीं चल रही, इसका मतलब आज अपोज कितना हुआ, आज अपोज 3 न्यूटन का हुआ, तो आज फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 3 न्यूटन। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलता है ना, आप जितना हाथ लगाओगे ना वही फ्रिक्शन होगा। तो मतलब की बात क्या है, मतलब की बात है ये जो फ्रिक्शन था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ये कौन सा है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये उतना ही अपोज करता है जितना हाथ आप लगाते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का हाथ लगाऊंगा ना, ये चलने को तैयार हो जाएगा। अच्छा अभी भी चलेगा नहीं, अब मैं जैसे ही हाथ का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा करूंगा ना, ऑब्जेक्ट चल देगा, और जिस दिन चल देगा ना उस दिन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, उस दिन फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काम की बात बताओ भाई, जब तक नहीं चल रहा था फ्रिक्शन बार बार बदल रहा था ना, तुम्हारे हाथ को देख के बदल रहा था ना, तुम जितना एफर्ट कर रहे थे उतना अपोज कर रहा था ना, तो इसका मतलब वेरिएबल फ्रिक्शन कौन हुआ, वेरिएबल फ्रिक्शन हुआ साहब स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए इसको एक नाम और देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, है ना। इसको एक नाम और बोलते हैं साहब, ये क्या है, ये है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो मैं बताता हूं और बताता हूं इसके बारे में और बताता हूं। ये देखो मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूं। ये मान लिया, ये एक ऑब्जेक्ट को मैंने रफ सरफेस पे रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक रफ सरफेस पे रख दिया, मैं इस पे हाथ लगाता हूं, एफर्ट लगाता हूं, मैं जैसे उधर हाथ लगाऊंगा ना, ये फ्रिक्शन क्या होगा, जाग जाएगा। ये फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर लगेगा, इधर, ये फ्रिक्शन का वैल्यू इधर लगेगा। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोल रहा हूं मैं एफएल है, एफएल। अब काम की बात सुनना भैया, अगर ये मैंने जो हाथ लगाया ये एफएल से कम लगाया, एफएल से कम, तो मैं गारंटी लेता हूं ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, चलेगा नहीं। और जब तक नहीं चलता ना, तब तक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, जितना आप हाथ लगा रहे हैं ना उसके बराबर होगा। मैंने एफ हाथ लगाया ना, तो फ्रिक्शन कितना होगा, एफ होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने यहां पर हाथ एफएल के बराबर लगाया, तो ऐसा बोलेंगे जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, चलने को तैयार। ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, फिसलने को तैयार हो गया भैया। लेकिन आज भी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, जो हाथ लगाओगे ना उसके बराबर होगा। और आज हाथ आपने किसके बराबर लगाया, एफएल, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा एफएल के बराबर। अच्छा जैसे ही मैं हाथ इस एफएल से ज्यादा लगाऊंगा ना, एफएल से ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा भैया, चलेगा। और चलेगा तो आज फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, आज फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट चलता है फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, आज फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा भैया, है ना। अब रुको, आज मुझे बताओ, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ना, तो एक्सेलेरेशन क्या बोलोगे, एक्सेलेरेशन बोलोगे भैया चलाने वाला फोर्स एफ माइनस रोकने वाला कौन, रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नेट मास कितना हो जाएगा, एम। मतलब चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय नेट मास। बड़ा सिंपल है भैया। ठीक है, मैं सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं। तुम हाथ लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, तो जितना हाथ लगाया ना वही फ्रिक्शन है। जब तक नहीं चलेगा जितना हाथ लगाओगे वही फ्रिक्शन होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भैया, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 है ना, तुम 3 का हाथ लगाओगे तो फ्रिक्शन 3 होगा, तुम 2 का हाथ लगाओगे ना फ्रिक्शन 2 होगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा जितना हाथ लगाओगे वही फ्रिक्शन होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी सबको। चलो अब वापस आगे बात बढ़ाएं। तो ये बदलने वाला फ्रिक्शन कौन, मुझे बताओ, बदलने वाला फ्रिक्शन कौन, वेरिएबल फ्रिक्शन कौन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होगा, ये होगा वेरिएबल, ये होगा वेरिएबल फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बदलने वाला है, इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, खुद बदलने वाला, हाथ देख के बदलने वाला। अच्छा आप काइनेटिक पे आओ साहब,
मैं आपको बता दूं जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये कांस्टेंट है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है। तुम कितना ही हाथ बढ़ा दो, एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग गया ना, तो उसके बाद तुम हाथ ज्यादा लगाओ तो इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है, कांस्टेंट फ्रिक्शन है, ये बदलता नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ में चेंज नहीं होगा। अब एक और पॉइंट सुनो, एक और पॉइंट बड़े ध्यान से सुनो। देखो यहां पर चलाने के लिए आपको पता है आपको जो एफर्ट करना पड़ेगा वो लिमिटिंग से ज्यादा करना पड़ेगा। और लिमिटिंग क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्या होता है, एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा अपोज कम हो जाता है। मैं बता दूं, कोई भी काम स्टार्ट करना होता है ना, तो शुरू में अपोज ज्यादा होता है, और एक बार काम शुरू हो जाता है ना, थोड़ा सा अपोज कम हो जाता है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। मैं रीजन बता दूं। रीजन, एक तो होता है ना कि दो सरफेस का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, एक तो होता है बैठे बैठे अट्रैक्शन, और एक होता है दौड़ते दौड़ते अट्रैक्शन। मुझे बताओ, दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और बैठे बैठे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन फ्रॉम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा ना, एफ के इज लेस देन मिलेगा आपको क्या, एफ एल। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो मैं और बोलता हूं, मैं और बातें बोलता हूं। यहां पर देखो, ये जो फ्रिक्शन है मैंने आपको बताया साहब, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो नहीं चलेगा, और बराबर है चलने को तैयार हो जाएगा, ज्यादा है तो चल जाएगा। अब मैं और बातें बताऊं आपको। ये जो वेरिएबल फ्रिक्शन था ना, ये कौन सा था, ये वेरिएबल फ्रिक्शन था आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एल और एफ के वेरिएबल नहीं होता। लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है उनका नेचर क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को ढंग से सुनना। बदलने वाला फ्रिक्शन कौन है, बदलने वाला फ्रिक्शन है साहब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग और काइनेटिक बदलते नहीं है। लिमिटिंग और काइनेटिक अगर दो सरफेस कांटेक्ट में सेम है ना, इनका इनका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, और साथ में डिपेंड करेगा किस पर, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन पर। रुको मैं क्लियर करता हूं आपको, मैं लिख के बताता हूं आपको, है ना। ये लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब ये फ्रिक्शन जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन। और अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे ना, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है म्यू। ये म्यू होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और यही डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यही डिपेंड करता है किस पर, यही डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। मैथमेटिकली देखो, यहीं से मैं क्या बोलूंगा, यहीं से बोलूंगा मैं एफ के, ये एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन। और यहीं से बोलूंगा मैं एफ एल, ये एफ एल क्या होगा, एफ एल होगा म्यू एल इंटू एन, है ना। मैं क्लियर कर दूं, एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन, एन है नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन। और ये निकालना अपन ने खूब सीखा भैया, नॉर्मल रिएक्शन की खूब प्रैक्टिस की थी अपन ने एनएलएम में। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं एफ एल एफ के से ज्यादा है, एफ एल एफ के से ज्यादा है, तो म्यू एल क्या मिलेगा, म्यू एल म्यू के से ज्यादा मिलेगा, म्यू एल म्यू के से ज्यादा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से क्या होगा, ज्यादा। ये क्लियर कर दो, म्यू के और म्यू एल क्या है, म्यू के इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये म्यू एल क्या है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये है लिमिटिंग, और ये क्या है, काइनेटिक। ठीक है, अच्छा रुकना रुकना रुकना, ये स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो लिमिटिंग है। स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं बोल रहा हूं, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोल रहा हूं। ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब रुकना, दो तीन छोटी छोटी बातें और सुनना। ये जो नेचर ऑफ सरफेस में बोल रहा हूं ना, तो जो कांटेक्ट में है उनकी बात कर रहा हूं मैं। दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। जितना रफ सरफेस होगा ना, रफ सरफेस, इस म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा ना, म्यू का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा, है ना। मैं जनरल बात बता दूं आपको, ये म्यू यहां पर आपसे बोल सकते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू अगर यहां पर मैं बोलता हूं स्मूथ, और म्यू आपसे बोलता हूं रफ, तो स्मूथ के लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, स्मूथ के लिए म्यू का वैल्यू कम होगा,
और रफ सरफेस के लिए म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। रफ सरफेस का म्यू आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। अच्छा रुको, मैं और बोलता हूं साहब, यहां पर जितना, यहां पर मैं अगर मैं लुब्रिकेंट का यूज करता हूं, मैं यहां पर तेल चिकनाई का यूज करता हूं, अगर लुब्रिकेंट यूज करूंगा ना, तो समझ सकते हो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। मैं देखो फ्रिक्शन पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है वो बता रहा हूं। फ्रिक्शन था इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए, दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दो के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर मैं लुब्रिकेंट यूज करता हूं, तेल चिकनाई यूज करता हूं, तो दो के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं रसगुल्ले की चाशनी यूज करता हूं, यहीं पे मैं फेविक्विक यूज करता हूं, यहीं पे अगर मैं वो कोलतार डामर यूज करता हूं, तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रुकना, मेरी बात समझना, है ना। दो के बीच में अगर कोई तीसरा मैं ला करके रख दूं, तो ऐसा करने पर फ्रिक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। एक जनरल बात करें, लुब्रिकेंट डालने पर हमेशा कम होता है। आपने देखा होगा मशीन के पार्ट जितने भी, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ये साइकिल की चेन में भी तुमने देखा हो लुब्रिकेंट यूज करते हैं। मशीन के जितने भी घूमने वाले पार्ट है जो आपस में रगड़ खाते हैं ना, है ना, वहां पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। तो ये क्या है, जनरली ऑयल क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का काम करते हैं। और लुब्रिकेंट हमेशा फ्रिक्शन को क्या होता है, कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड भी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, रसगुल्ले की चाशनी लगाओ, हाथ पे लगाओ, तुम्हें हाथ चिपकता हुआ नजर आएगा। रोड रोड बनते हुए देखा हो तुमने, तो रोड पे वो डामर का यूज करते हैं, वो काला डामर। जिस समय रोड बन रहा हो तुम उस समय वहां पाँव रख के देख लो, तुम्हें जूता चप्पल वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या कर दिया उसने, फ्रिक्शन को बढ़ा दिया साहब। तो कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। चलो मतलब की बात पे आओ, अगर मैं बोल रहा हूं लिक्विड का यूज करें तो फ्रिक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। स्पेसिफिक अगर मैं लुब्रिकेंट बोल दूं तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। स्पेसिफिक लुब्रिकेंट बोल दूं तो फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। चलो अब इसकी रेंज की बात करें। मैं आपको बता दूं, ये जो म्यू है ना, म्यू का रेंज होता है जनरली 0 से 1 के बीच, बिटवीन 0 to 1। लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है साहब, ये एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि म्यू मे बी मोर देन 1, म्यू मे बी मोर देन 1, मोर देन 1। ये एनसीईआरटी बोलती है कि म्यू एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये म्यू एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि यहां पर वो रसगुल्ले की चाशनी हो गई, है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया वो कोलतार हो गया, डामर हो गया, है ना, ये फेविक्विक हो गया। इन सब में म्यू का वैल्यू क्या होगा, मोर देन 1। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये रसगुल्ले की चाशनी, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लो भाई, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, याद रखना, ठीक है। ये रसगुल्ले की चाशनी, ठीक है, ये रसगुल्ले की चाशनी हो गई, ठीक है। मैं और बोल दूं एग्जाम्पल, वो डामर हो गया, डामर, है ना, डामर, ठीक है। मैं और बोल दूं फेविक्विक हो गई, वो फेविक्विक, जानते हो ना फेविक्विक, चिपका देती है। ये सब में म्यू का वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है। इन एग्जाम्पल्स में म्यू का वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, ठीक है। मैं और बातें कर रहा हूँ, रुको रुको, और बातें करेंगे इसमें। ये तो अभी मैं म्यू के बारे में बात कर रहा था कि म्यू में भी मोर देन 1 हो सकता है। तो भैया अब फ्रिक्शन पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको बदलने पर इस पर किस किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ सकता है। अगर लुब्रिकेंट का यूज करोगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जितनी स्मूथ सरफेस होगी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब दो तीन छोटे छोटे पॉइंट और सुनना, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बातें करने जा रहा हूं, है ना। मुझे सुनना, देखो और बताऊं, मैं और बताऊं। हाँ, ये शुगर सिरप हो गया, है ना, बच्चे भी अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी गाढ़े लिक्विड हो गए, विस्कोसिटी वाले, हाई विस्कोसिटी वाले, वो सब फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलो और सुनो, और सुनो, मेरी बात सुनो। देखो फ्रिक्शन के बारे में बता रहा था, तो ये एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। आप यहां पर लुब्रिकेंट यूज करोगे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक एक टर्म आती है कॉन्टेक्ट एरिया। मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्रिक्शन काम करता है जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्टेक्ट एरिया, काम हर उस जगह करेगा जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा, लेकिन उस एरिया से इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। रुको मैं क्लियर करता हूं आपको, मैं क्लियर करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मान लिया एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया मैंने, है ना। अब मुझे बताइए, ऐसे रखता हूं तो भी नॉर्मल रिएक्शन mg आएगा ना, ऐसे रखता हूं तो भी नॉर्मल रिएक्शन mg आएगा।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिटा के रख दूं, लिटा के, तो भी तो नॉर्मल रिएक्शन mg आएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन दोनों केस में mg आ रहा है, और दो सरफेस जो कांटेक्ट पर है ना, दो सरफेस जो कांटेक्ट पर है, वो दोनों का नेचर भी सेम है। इसका मतलब म्यू भी सेम है, एन भी सेम है, तो दोनों केस में फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मुझे बताइए, ऐसे केस में कांटेक्ट एरिया कम होगा और ऐसे केस में कांटेक्ट एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या फ्रिक्शन बदल गया क्या? फ्रिक्शन का वैल्यू दोनों केस में सेम है। काम हर उस जगह करेगा जहां पर कांटेक्ट होगा, लेकिन ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कांटेक्ट एरिया। ठीक है, मैं लिख देता हूं बात को, मैं बात को लिख देता हूं, है ना। फ्रिक्शन वर्क्स ऑन कांटेक्ट एरिया, फ्रिक्शन वर्क ऑन कांटेक्ट एरिया, ऑन कांटेक्ट एरिया बट नॉट चेंज विद एरिया, नॉट चेंज विद एरिया। एरिया के साथ बदलेगा नहीं। मेरी भावनाएं पकड़ में आ गई होगी। मैं और बातें जो मैंने बोली, मैं सारी बातें लिख देता हूं, मैं एक एक करके सारी बातें। ये बहुत सारे एग्जांपल, ये वो शहद हो गया, अबे हनी हो गया, हनी शहद, है ना। जो भी विस्कस लिक्विड है ना, गाढ़े लिक्विड, वो सब फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे। जो भी गाढ़े लिक्विड है ना, वो सब फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने बोला लुब्रिकेंट यूज करोगे। अगर लुब्रिकेंट यूज करोगे, है ना, ये लुब्रिकेंट क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कम कर देंगे। इट डिक्रीजेस फ्रिक्शन, है ना। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, लिक्विड, तो ये फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकता है और फ्रिक्शन को घटा भी सकता है। ये फ्रिक्शन को कम भी कर सकता है ना। ऐसे ऐसे लिक्विड भी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा दे, और ऐसे लिक्विड भी हैं जो फ्रिक्शन को कम कर दे। ठीक है, मैं और क्लियर करूं, मैं और बातें बोल दूं, छोटी छोटी थ्योरी वाले क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब एक होता है कि साहब चैम्फरिंग कर दो, चैम्फरिंग मतलब घिस दो मतलब स्मूथनेस बढ़ा दो। दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, इसको घिसते जाओ, स्मूथनेस बढ़ाते जाओ। देखो स्मूथनेस बढ़ाओगे ना, तो पहले तो फ्रिक्शन कम होगा, पहले फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होने लगेगा, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होने लगेगा ना, तो ऐसे कैसे फ्रिक्शन फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो काम की बात सुन लो, जनरली को रास्ते में पकड़ के पूछे ना कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस किसका फ्रिक्शन ज्यादा है, तो बोलोगे रफ का ज्यादा है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि स्मूथनेस बढ़ाते जाओ, तो ऐसे केस में पहले फ्रिक्शन कम होता है, फिर फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। स्मूथनेस इंक्रीज करने पर, अगर मैं चिकनापन बढ़ा दूं, ठीक है, ये स्मूथनेस, ठीक है, स्मूथनेस अगर इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन फर्स्ट डिक्रीजेस, फ्रिक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, चिकनाई, ये स्मूथनेस बढ़ाने पर फ्रिक्शन पहले कम होगा और उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई थिंक सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक बात यहां पे लिख दी है स्लाइड में, है ना। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। यहां पर एरिया पे काम करेगा, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा तो ज्यादा एरिया पे काम करेगा, कम एरिया कांटेक्ट में होगा तो कम एरिया पे काम करेगा, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। आप स्मूथनेस बढ़ाएंगे, पहले फ्रिक्शन घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, है ना। आप यहां पर तेल चिकनाई डालोगे तो लुब्रिकेंट यूज करने पे फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन लिक्विड डालने पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो किस किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, वो सारे इफेक्टिंग फैक्टर्स मैंने इसमें लिख दिए। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ये साथ साथ नोट कर पा रहे हो आप, नोट कर पा रहे हो, साथ साथ नोट कर लिया होगा आपने। मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। म्यू कभी जीरो होगा, बिल्कुल चिकनी सरफेस कर लो, म्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, म्यू अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को वापस लो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि साहब जब तक आप हाथ लगा रहे हैं लिमिटिंग से कम, बॉडी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हाथ के बराबर है, और जैसे ही लिमिटिंग से ज्यादा लगाओगे चल जाएगी ना। अब यहां ग्राफ बनाता है, ग्राफ ये बोलता है कि साहब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ बनाओ, है ना। यहां मुझे ग्राफ बनाना है साहब, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये बनाना है साहब। एक्स एक्सिस पे रख रहा हूं मैं अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूं साहब फ्रिक्शन फोर्स।
यहां होगा एफ अप्लाइड और वाई एक्सेस पे होगा साहब फ्रिक्शन फोर्स, वाई एक्सेस पर फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा आप ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, ये मुझे बताओ, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है ना। अब अगर मैं इन दोनों में ग्राफ बनाता हूं, इन दोनों में ग्राफ बनाता हूं, इसको वाई एक्सेस से प्लॉट करूं, इसको एक्स एक्सेस से प्लॉट करूं, तो वाई बराबर एक्स आ जाएगा ना, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स मतलब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन, वो भी कहां से पास होने वाला, वो भी ओरिजिन से पास होने वाला, और साथ में इसका स्लोप क्या मिलेगा, इसका स्लोप 1 मिलेगा, मतलब एक्स एक्सेस से एंगल क्या होगा 45। देख सकते हो, देख सकते हो, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एफ अप्लाइड बराबर क्या होगा एफ फ्रिक्शन, एफ अप्लाइड बराबर एफ फ्रिक्शन, ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। और ये कब तक होगा, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, और जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब देखो स्टैटिक कंडीशन में ग्राफ ये मिल रहा है कि जितना हाथ लगाओगे उतना फ्रिक्शन आएगा, ज्यादा हाथ लगाओगे ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, कम हाथ लगाओगे कम फ्रिक्शन आएगा। तो ये ग्राफ कब तक मिलेगा, ये ग्राफ जब तक मिलेगा जब तक आप लिमिटिंग से ज्यादा का हाथ नहीं लगाते। देखो अगर मैं ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बराबर करता हूं तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, ये फ्रिक्शन भी एफ एल के बराबर हो जाएगा। अच्छा इस रीजन में अगर मैं F1 हाथ लगाता हूं ना F1, तो फ्रिक्शन भी F1 होगा। अच्छा इस रीजन में अगर मैं F2 हाथ लगाता हूं ना F2, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, फ्रिक्शन भी F2 होगा। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भैया, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा जितना हाथ लगाओगे वही फ्रिक्शन होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा जितना हाथ लगाओगे वही फ्रिक्शन होगा। चलो अब मैंने हिम्मत बढ़ाई और हाथ लगा दिया लिमिटिंग से ज्यादा, मैंने लिमिटिंग से ज्यादा का हाथ लगा दिया, बताओ ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा। जैसे ही लिमिटिंग से ज्यादा का हाथ लगाऊंगा ऑब्जेक्ट चलेगा, और जैसे ही चलने लगेगा ना फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है कम होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। देखो मैंने हाथ बढ़ाया और ये चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। अच्छा जिस दिन चलने लग जाता है उस दिन फ्रिक्शन बदलना बंद कर जाता है भैया, है ना। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू देख सकते हो लिमिटिंग से क्या आ रहा है, इसका वैल्यू लिमिटिंग से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग से कम आ रहा है, और ये ग्राफ कम मिलेगा जिस दिन ये मोशन में होगा। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भैया, इधर इधर देखो, इधर जाओ, यहां जो हाथ लगा रहे हो ये एफएल से ज्यादा लगा रहे हो, इधर हाथ लगा रहे हो ये देखो एफएल से ज्यादा लगा रहे हो। जितना एफएल से ज्यादा लगाओगे ऑब्जेक्ट चलेगा, और चलने लग जाएगा ना तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक बात पकड़ में आ गई कोई। रुको रुको मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं सारी बातें रिपीट करता हूं। क्या है, जब तक नहीं चल रहा रेस्ट कंडीशन में है तब तक जितना हाथ है वही फ्रिक्शन है, इसलिए ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, इसलिए ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन। आपने खुद ने देखा कि एफ फ्रिक्शन बराबर एफ है तो वाई बराबर एक्स बनेगा, और जिस दिन चलने लग जाएगा ना ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और काइनेटिक लिमिटिंग से थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। अब खुद बताओ बदलने वाला कौन था, बदलने वाला यहां पर कौन है, लिमिटिंग है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है, स्टैटिक है बदलने वाला। इसलिए स्टैटिक को कहा था अपन ने सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, इसीलिए स्टैटिक को कहा था मैंने वेरिएबल फ्रिक्शन। मेरी बात समझ रहे हो ना भैया, है ना, जितना हाथ लगाता है ना उतना अपोज हो जाता है, जब तक नहीं चलोगे वो बदल बदल के आ जाएगा। तुम जोर जोर से हाथ लगाओगे वो जोर जोर से अपोज करेगा, धीरे धीरे हाथ लगाओगे धीरे धीरे अपोज करेगा, हाथ ही नहीं लगाओगे तो अपोज भी क्या होगा, ये देखो जीरो होगा, जीरो होगा, है ना। फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी सबको। सिंपल 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 छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ थ्योरी वाले पॉइंट और सुनो, आज मैं सारी थ्योरी थ्योरी वाली बातें किए जा रहा हूं। ये ना मैकेनिक्स में क्या न्यूमेरिकल गलत नहीं करते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि सब सही कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को छोटी छोटी थ्योरी बना बना के पूछी है ना तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, है ना। रुको अब मुझे फटाफट मैं कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, मेरी बात का जवाब देना, है ना। अब रुक जाओ, अब नोट करना बंद करो, मेरी बात का जवाब दो, है ना। मैं कैमरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे मेरी बात का जवाब दोगे, ठीक है। सबसे पहले बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ट्रू और फॉल्स बताना, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आप ट्रू और फॉल्स बताएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रू और फॉल्स। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मेरी बात ढंग से नहीं सुन रहे हो तुम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
मेरी बात तुम ढंग से नहीं सुन रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट सुनो। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक बोल रहा हूं, स्टैटिक, लिमिटिंग नहीं बोल रहा हूं मैं लिमिटिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टैटिक बोल रहा हूं। अबे ग्राफ में ही देख लो, ये काइनेटिक है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। बताओ ये लिमिटिंग से तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब स्टैटिक ही तो है, तो स्टैटिक से ज्यादा भी आ रहा है, अब स्टैटिक के बराबर भी आ रहा है और स्टैटिक से कम भी आ रहा है। काम की बात सुन लो, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो एफ के है ना, एफ के ऑलवेज लेस देन एफ एल है ना, नॉट स्टैटिक बोल रहा हूं, स्टैटिक नहीं बोल रहा हूं, लिमिटिंग बोल रहा हूं, लिमिटिंग है ना। यहां पर एफ के मे बी मोर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है, लेकिन लिमिटिंग से हमेशा क्या होगा, कम होगा। लिमिटिंग से हमेशा कम होगा, है ना। ग्राफ से दिख रहा है, देखो ग्राफ से, ये काइनेटिक है, ये काइनेटिक की वैल्यू देखो लिमिटिंग से कम है, लेकिन ये सब स्टैटिक है ना, ये सब स्टैटिक है, इन स्टैटिक से ज्यादा भी है, और देखो स्टैटिक के बराबर भी आ रहा है, तो बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी होता है। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है दोबारा लिमिटिंग से कम क्यों होता है। मैंने थोड़ी देर पहले रीजन बताया था, मैं फिर से रीजन बता देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों की नींद देर से खुलती है ना, या हो सकता है कुछ बच्चे देर से जुड़ते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है, एक तो होता है बैठे बैठे अट्रैक्शन, और एक होता है दौड़ते दौड़ते अट्रैक्शन। आसानी से समझ सकते हो, बैठे बैठे अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है और दौड़ते दौड़ते अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, और दौड़ते दौड़ते अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा ना यार, है ना। देखो अपोज तो होगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में अपोज थोड़ा सा लिमिटिंग से कम होगा। आई थिंक बात क्लियर होगी, पॉइंट पकड़ में आ गया होगा सबको, ठीक है। चलो आओ, एक बच्चा बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग है, सारा स्टैटिक लिमिटिंग थोड़ी है ना। तो यहां पर स्टैटिक का रेंज लिख लो, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज लिख लो भैया, बिटवीन 0 to FL, बिटवीन 0 to FL, है ना। ये 0 से FL जो है ना, कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग तो फिक्स हो गया। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, समझ रहे हो। चलो, अब ये मैंने छोटी छोटी बातें, मैंने थ्योरी वाले पॉइंट सारे खूब सारे बता दिए, अब न्यूमेरिकल करने की बारी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना। मैं जनरली थ्योरी वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा आज बताया मैंने, ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो बनते हैं सब मैंने एक्सप्लेन किए। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन, आओ आओ क्वेश्चंस पे आओ। पहला क्वेश्चन लो पहला। ये हॉरिजेंटल रफ सरफेस है, हॉरिजेंटल रफ सरफेस, इसके ऊपर एक 10 किलो का ब्लॉक रखा मैंने, और मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा F। ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है ना। इसका म्यू के और म्यू एल दिया हुआ है, म्यू के दिया हुआ है 0.5 और म्यू एल दिया हुआ है 0.6, म्यू एल 0.5, म्यू एल 0.6। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है एक तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताइए, एक एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स में देता हूं आपको, पहले केस में फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन का, दूसरे केस में मैंने फोर्स लगाया साहब 30 न्यूटन का, चलो 40 कर देते हैं, 40, ठीक है। ये लो, दूसरे केस में मैंने फोर्स लगाया 50 ले लो यार, तुम भी क्या याद करोगे। लो, तीसरे में मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, चौथे में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं 5 क्वेश्चन कर देता हूं, अगर 4 छोड़ दिए ना मैंने, तो पीछे से आवाज आएगी, बोले सेकंड ऑप्शन, है ना। ये लो, ये ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है। ये पांचों क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, फ्रिक्शन कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। ये पांचों क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। अगर 20 न्यूटन का हाथ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। 50 न्यूटन का हाथ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, है ना। 60, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ठीक है। चलो मैं एक में करके बताता हूं, एक क्वेश्चन में करके बताता हूं। सबसे पहले चेक करो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, सबसे पहले चेक करो लिमिटिंग कितना है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलोगे म्यू एल इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन चेक करना पड़ेगा ना। इसके लिए नॉर्मल एक्शन देखो, नॉर्मल एक्शन कितना 10 जी, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा,
नॉर्मल रिएक्शन भी 10 जी आएगा, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन भी 10 जी, है ना। अब सॉल्व करो, म्यू एल कितना है, म्यू एल है साहब 0.6, ये 10 हो गया, और जी तो तुम्हें पता है अपन बचपन से 10 ही ले रहे हैं। अबे 60 न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 60 न्यूटन। चलो लगे हाथ, एफ के भी चेक कर ही लो, एफ के, ये एफ के होगा म्यू के इंटू एन, है ना, म्यू के इंटू एन, एन कितना होगा, एन होगा 10 जी। बताइए म्यू के है 0.5, ये 10, ये भी 10, तो ये 50 आ गया भैया, 50, ये 50 आ गया। अब इसको देख के सारी कहानी समझ में आ गई होगी, जब तक लिमिटिंग से कम का हाथ लगाओगे ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, 60 न्यूटन से कम का हाथ लगाओगे ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, और नहीं चलता तो जो हाथ लगाते हैं वही तो फ्रिक्शन होता है ना साहब। आओ पहले केस में बताओ मुझे, फटाफट पहले केस में बताओ, ये हाथ कितना है, ये हाथ यहां पर लिमिटिंग से ज्यादा है कि कम है, ये हाथ लिमिटिंग से कम है, तो चलेगा क्या, इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, रेस्ट पर रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन जितना हाथ लगाते हो ना उतना ही होता है। बताइए कितना हाथ लगाया आपने, 20 न्यूटन का हाथ लगाया ना, तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 20 न्यूटन, ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा साहब 20 न्यूटन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में फ्रिक्शन होगा 20 न्यूटन। चलो अच्छा, अब रेस्ट पर है तो भैया वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन की तो बात ही मत करो, जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलेरेशन की बात कहां से करोगे भाई, है ना। दूसरे केस में आओ साहब, अरे ये भी एफएल से कम है, ये भी एफएल से कम है, ये भी रेस्ट पर रहेगा, है ना, वेलोसिटी ही जीरो है, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन जितना हाथ लगाओगे ना उसके बराबर होगा। बताइए आज हाथ 50 न्यूटन लगाया आपने, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। अच्छा तीसरे केस में लिमिटिंग के बराबर का हाथ लगाया, लिमिटिंग, ये चलने को तैयार है, ऐसा बोलेंगे जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, भैया फिसलने को तैयार है, थोड़ा सा फूक और मार दो, 0.00001 का और फोर्स लगा दो, दौड़ जाएगा, है ना। अच्छा अभी दौड़ने को तैयार है, दौड़ा नहीं है, दौड़ा नहीं है ना। तो अब यहां पर ऐसे केस में फ्रिक्शन क्या बोलोगे, ऐसे केस में फ्रिक्शन जितना हाथ लगाओगे उसके बराबर होगा, 60 न्यूटन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा 60 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स होगा 60 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ चेक करो भैया, अगर फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलता हूं तो हाथ कितना लगाया, हाथ लगाया 100 न्यूटन का। बताइए लिमिटिंग से ज्यादा हुआ ना, अगर लिमिटिंग से ज्यादा हुआ तो चलेगा, और जिस दिन चलने लग जाता है उस दिन फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 50, मतलब आज फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन, आज फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, और यहां पर एक्सीलरेशन होगा साहब, और एक्सीलरेशन होगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। आप देख रहे हो चलाने वाला 100 है, और रोकने वाला आज काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक, जिस दिन चलने लग जाता है उस दिन फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है भैया। तो ये क्या होगा, यहां से आंसर आ जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है भाई। अच्छा अगला देखो, अगला नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब फोर्स कितना लगाया, ये बोल रहा है फोर्स लगाया मैंने 150 न्यूटन। बताइए लिमिटिंग से ज्यादा है ना, ये भी लिमिटिंग से ज्यादा है, लिमिटिंग से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी चलेगा, चलेगा तो आज भी फ्रिक्शन क्या होगा, आज भी फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा भैया। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 50 है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 50 न्यूटन, आज भी फ्रिक्शन आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, ये आंसर 10 आ जाएगा, 10, आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो भैया पहले केस में नहीं चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा, तीसरे में जस्ट टू मूव हो जाएगा, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, चलने को तैयार हो जाएगा, चलेगा आज भी नहीं, चलेगा आज भी नहीं। और जब तक नहीं चलता जितना हाथ लगाते हो वही फ्रिक्शन होता है। तो पहले केस में फ्रिक्शन होगा 20 न्यूटन, दूसरे केस में फ्रिक्शन होगा 50 न्यूटन, तीसरे केस में फ्रिक्शन होगा 60 न्यूटन। और जब चलने लग जाएगा तो फिर फ्रिक्शन बदलेगा नहीं, जिस दिन चलने लग जाएगा उस दिन फ्रिक्शन बदलना बंद कर जाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, 50। आई थिंक ये क्लियर हो गया, इन दोनों केस में फ्रिक्शन 50 होगा, और एक्सेलरेशन निकालना तुम जानते ही हो, एक्सेलरेशन निकालने का बड़ा सिंपल फंडा है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। कौन सा पकड़ में आ रहा है भाई, कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन मैंने करके बताया, ये देखो, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, दे दूं भाई, आ गया सबका, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लो अब एक क्वेश्चन तुम करके बताओ, एक क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे।
यहां पर मैं फिर से हॉरिजेंटल रफ सरफेस दे रहा हूं भाई। फिर से मेरे पास ये 10 किलो होता है, मैं 10 किलो रख देता हूं। ये लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए यार, ये 10 किलो है ना। अब यहां से मैं फोर्स मैंने फिक्स कर दिया। आज मैंने फोर्स का वैल्यू फिक्स कर दिया। मैं फोर्स लगाने वाला हूं आज यहां पर 100 न्यूटन का। मैं इससे ज्यादा का फोर्स लगाऊंगा ही नहीं, इतना ही दम है मेरे पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स बताइए साहब। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलेरेशन बताइए। फ्रिक्शन बताइए, एक्सेलेरेशन बताइए। कंडीशन में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, म्यू के दिया है 0.5 और म्यू एल जो दिया है वो म्यू एल आपको दे रहा है यहां पर। म्यू एल का वैल्यू दे देता हूं मैं 0.8। दूसरा क्वेश्चन, ये म्यू के दिया मैंने 0.4 और म्यू एल दिया मैंने 0.5। दो क्वेश्चन दिए मैंने, करके बताओ। दो क्वेश्चन, चलिए करके बताइए। आपको दिया मैंने दो ही क्वेश्चन दिए, दो नहीं दे रहा हूं, पांच है ना। वो पांच सिंपल एग्जाम्पल दिमाग में बैठ जाए इसलिए प्रैक्टिस कराने के लिए दिया था। एक बच्चा पूछ रहा है जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड में एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो होगा। मैं तो कह रहा हूं वेलोसिटी जीरो होगा। अगर बॉडी पे कोई हाथ नहीं लगाओगे, बैठी हुई है, तो रिलेटिव मोशन ही नहीं हुआ, और रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो फोर्स जीरो होगा, फ्रिक्शन भी जीरो होगा। जब तक नहीं चलता जितना हाथ लगाते हो वही फ्रिक्शन होता है। जब तक नहीं चलता जितना हाथ लगाते हो वही फ्रिक्शन होता है। चलो चेक करें भाई। आओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर नॉर्मल एक्शन 10 जी, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10 जी, है ना। पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो एफ एल चेक करो। एफ एल, एफ एल होगा म्यू एल इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एल कितना दिया हुआ है? 0.8 और नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है? 10 जी। भैया ये तो 80 आ गया, 80। और तुम कितना हाथ लगा रहे हो? तुम देखो हाथ कितना लगा रहे हो, हाथ लगा रहे हो 100 न्यूटन का। बताइए, लिमिटिंग से ज्यादा है तो चलेगा ना। और जिस दिन चलने लग जाएगा उस दिन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? उस दिन फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। ये होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है? 0.5। म्यू के कितना है? 0.5। और एन कितना है? एन है यहां पर 10 जी। ये 50 आ गया, 50। काइनेटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन आ गया। अब अगर एक्सीलेशन बोले तो चलाने वाला 100, रोकने वाला 50, नेट मास 10, 5 आ जाएगा, 5। पहले केस में एक्सीलेशन आ रहा है साहब 5। पहले केस में एक्सीलेशन 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा भी कर दिया बच्चों ने तो, मुझसे भी फास्ट है। बहुत बढ़िया, है ना। चेक करो साहब। अब दूसरे केस में एफ एल चेक करो। एफ एल होगा म्यू एल इंटू एन। म्यू एल दूसरे केस में कितना है? 0.5। और एन कितना है? एन है 10 जी। भैया ये 50 न्यूटन आ गया। अब बताओ तुमने हाथ कितना लगाया? तुम्हारा हाथ तो वही 100 न्यूटन का है। अबे 100 न्यूटन लगा रहे हो मतलब आज भी एफ एल से ज्यादा लगा रहे हो। अबे आज भी चलेगा, और चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा ना। आज काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? ये होगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के कितना है? 0.4। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन है 10 जी। भैया कितना आ गया? ये तो 40 आ गया, 40। तो एक्सीलेशन बोलो। चलाने वाला फोर्स कितना है? 100। रोकने वाला कौन है? 40। नेट मास कितना हो गया? 10। आंसर आ गया 6। आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जब चलने लग जाता है तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है, और नहीं चलता तो जितना हाथ लगाते हो वही फ्रिक्शन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं बच्चे, मजा आ रहा है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत साधारण सा क्वेश्चन। सिर्फ फ्रिक्शन को तुम्हारे दिमाग में बिठाने के लिए कि चलेगा तो काइनेटिक होगा, नहीं चलेगा तो स्टैटिक होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा जितना हाथ लगाते हो उसके बराबर होगा। और एक्सलेशन निकालने का वही तरीका अपना, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। ठीक है, चलो मैं कुछ और देता हूं। मैं कुछ और देता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आपसे बोल रहा है कि साहब मिनिमम फोर्स बताइए किसके लिए? ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। ठीक है, फाइंड आउट। फाइंड आउट मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स अप्लाइड
applied to just start to move, ठीक है, just start to move the object, to just start to move the object, to move the object on rough horizontal surface, on rough horizontal surface, रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे चलाना है। मैं कंडीशन दे रहा हूं। पहला कंडीशन, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में पुल करूंगा, पुल है ना, मैं खींचूंगा, इसको खींचूंगा, पुल करूंगा। दूसरा कह रहा हूं कि सरफेस के पैरेलल में पुश करूंगा, पुश, सरफेस के पैरेलल में पुश करूंगा। ये बोल रहा है कि मिनिमम बताओ, मिनिमम कम से कम कितना लगाएं ताकि ये चलने को तैयार हो जाए, रफ सरफेस पर ये चलने को तैयार हो जाए। ये पहले केस में बोल रहा है पुल करेंगे, दूसरे केस में बोल रहा है पुश करेंगे, है ना। ये पुल और पुश कैसे किया, सरफेस के पैरेलल किया, है ना। तीसरा केस क्या बोल रहा है, तीसरा केस बोल रहा है मैं पुल करूंगा लेकिन एंगल पे करूंगा। तीसरा केस बोल रहा है कि मैं तो पुल करूंगा, है ना, लेकिन मैं एंगल पे करूंगा, एंगल पे, ये देखो थीटा एंगल पे पुल करेंगे। चौथा केस बोल रहा है कि मैं पुश करूंगा, पुश, लेकिन मैं एंगल पे पुश करूंगा, एंगल पे, मैं एंगल पे पुश करूंगा। पुश और पुल वाले केस आ रहे हैं भैया, है ना, ये पुश और पुल। और क्या चाहता है, इसको चलाना चाहता है, चलाने के लिए मिनिमम एफर्ट पूछ रहा है साहब, चलाने के लिए मिनिमम एफर्ट आपसे पूछ रहा है, कम से कम कितना एफर्ट किया जाए ताकि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल जाए। और सारे केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रहा है, इसमें भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, इसमें भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, इसमें भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, और यहां भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। अच्छा, रुकना, सुनना और समझना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं म्यू एल और म्यू के दो देता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं म्यू एल भी दे रहा था और म्यू के भी दे रहा था। आज मैं सिर्फ एक ही म्यू दे रहा हूं, एक ही म्यू। तो काम की बात सुन लो भैया, काम की बात सुन लो। अगर एक ही म्यू दे रहा है ना, तो यही म्यू एल है और यही म्यू क्यू है ना। चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए भी इसको यूज कर लेना, और जिस दिन चलने लग जाए ना तो म्यू के में भी इसको यूज कर लेना। मतलब लिमिटिंग भी इसी को मान लो, काइनेटिक भी इसी को मान लो, चेक भी इसी से कर लो, और जिस दिन चलने लग जाए ना इस्तेमाल भी इसी का कर लो। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। अब जब दो ही नहीं दे रहा, दो दे ही नहीं रहा, म्यू के और म्यूएल, तो अलग अलग से क्यों चेक करोगे, सब इसी से चेक करोगे। यही म्यू के है, यही म्यूएल है ना। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई। चलो आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं। पहले केस में बोल रहा है कि सरफेस के पैरेलल में मुझे खींचना है, मुझे क्या करना है, पुल करना है, पुल, है ना। अब मुझे बताइए, आज यहां पर नॉर्मल एक्शन कितना होगा, नॉर्मल एक्शन mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg आएगा ना। जैसे उधर खींचोगे ये फ्रिक्शन जाग जाएगा, ये फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, ये फ्रिक्शन इस तरफ लगने लगेगा, है ना, ये फ्रिक्शन इधर लगेगा। और तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बोलूं, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, म्यू एल इंटू एन होगा ना। और म्यू भाई ये जो दिया है यही म्यू एल मानोगे यार। और एन कितना है आज एन mg के बराबर है, mg के बराबर। अब बताओ साहब, जिस दिन ये क्या है, जस्ट स्टार्ट टू म्यू की बात कर रहा है, जस्ट स्टार्ट टू म्यू। इसका मतलब एफ अगर एफ एल के बराबर है तो चलने को तैयार हो जाएगा ना। और एफ एल कितना है, एफ एल है म्यू इंटू एम जी। मतलब मैं इतना हाथ लगाऊंगा ना तो चलने को तैयार हो जाएगा। ये मिनिमम आ रहा है, मिनिमम। अच्छा, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो चल जाएगा, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो दौड़ जाएगा, तो मिनिमम आ गया। कम से कम इतना लगाओ ताकि चल जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर। इस केस में भी उधर धक्का मारूंगा, ये उधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो रगड़ होगी ना, रगड़, ये रगड़ होगी तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन। अगर रगड़ होगी तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आने वाला है, ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आने वाला है। तो आज भी बोलोगे म्यू एल इंटू कितना है, mg, और चलाने के लिए मिनिमम बोले मिनिमम, तो आज भी आंसर म्यू mg आ रहा है। मतलब काम की बात देखो यार, सरफेस के पैरेलल में पुश करूं या सरफेस के पैरेलल में पुल करूं, दोनों केस में मुझे मिनिमम एफर्ट कितना करना पड़ेगा, म्यू mg। सरफेस के पैरेलल में पुश करो या सरफेस के पैरेलल में पुल करो, दोनों केस में मुझे एफर्ट करना पड़ेगा म्यू mg। चलो अब ये एंगल वाले केस में आओ, एंगल वाले, है ना, ये एंगल में आओ। देखो ये एंगल पे हाथ लगाने से क्या होगा, एंगल पर हाथ लगाने से हाथ का एक कंपोनेंट चलाएगा और एक कंपोनेंट उठाएगा। देखो देखो, ये एफ कॉस थीटा चलाएगा, एफ साइन थीटा उठाएगा। मुझे फटाफट बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या mg होगा, क्या आज नॉर्मल रिएक्शन mg होगा क्या? अरे बताओ बताओ, क्या नॉर्मल रिएक्शन आज mg होगा क्या?
आज नॉर्मल रिएक्शन mg होगा कि mg से कम होगा? बताइए, आज नॉर्मल रिएक्शन mg होगा या mg से कम होगा? नॉर्मल रिएक्शन mg से कम होगा। और नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया ना, और फ्रिक्शन कम हो गया तो एफर्ट कम करने पड़ेंगे ना, एफर्ट कम करने पड़ेंगे। रुको रुको, मैं फिर से मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनो। ये हाथ का एक कंपोनेंट चला रहा है, एक कंपोनेंट उठा रहा है, एक कंपोनेंट उठाएगा तो यहां नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन भी कम हो गया, और फ्रिक्शन कम हो गया तो मुझे बताइए एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है कि कम करना पड़ रहा है? एफर्ट कम करना पड़ रहा है। चलो अब मैं मेरी बात पे लौट रहा हूं। मुझे बताओ, मैंने सरफेस के पैरेलल में पुल किया था, आज मैं एंगल पे पुल कर रहा हूं, एंगल पे। बताइए साहब, सरफेस के पैरेलल पे पुल करे या एंगल पे पुल करे तो एफर्ट कम कब करना पड़ रहा है? एफर्ट कम करना पड़ रहा है एंगल पे पुल करने पर। अगर आप एंगल पे पुल कर रहे हैं ना तो आपको एफर्ट कम करना पड़ रहा है, और सरफेस के पैरेलल एफर्ट कर रहे हैं ना तो आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन ज्यादा है और यहां फ्रिक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। चलो चेक करते हैं इसे। आज नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा। आज बताइए, ये एफ कॉस थीटा चलाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन। ये एफ एल बोले तो क्या होगा? वही म्यू एल इंटू एन, है ना, म्यू एल इंटू एन। अब आप चलाना चाहते हो तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए? म्यू एल इंटू एन होना चाहिए। एन का वैल्यू आपने निकाला, ऊपर देखो, एन का वैल्यू आपने निकाला कितना है? mg माइनस एफ साइन थीटा। तो आप देखो एफर्ट कितना करना पड़ रहा है। ये इसको मैं सॉल्व करूंगा इधर ला करके, तो एफ बराबर म्यू mg डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। भैया इतना एफर्ट करना पड़ रहा है, आप खुद देख के बताओ ये म्यू mg से ज्यादा है या म्यू mg से कम है? ये गारंटी से म्यू mg से कम है। ये जो एफर्ट दिख रहा है ना, ये म्यू mg से कम है। अरे म्यू mg डिवाइड बाय कुछ हो गया ना, तो ये म्यू mg से कम आ रहा है, म्यू mg से कम। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, काम की बात सुन लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको सरफेस को पुल करना है, बताओ कैसे पुल करोगे? सरफेस के पैरेलल पुल करोगे या एंगल पे पुल करोगे? अभी मैं सिर्फ पुल करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ पुल करने की। पुल और पुश का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पुल करने की बात कर रहा हूं। बताइए कैसे पुल करोगे, सरफेस के पैरेलल या एंगल पर? है ना, मेरी बात का जवाब दो, कमेंट में मेरी बात का जवाब दो। आप यहां पर आपको बोला जाए कि पुल करना है, पुल कैसे पुल करोगे? सरफेस के पैरेलल पुल करोगे या एंगल पे पुल करोगे? अगर आपको कम से कम एफर्ट करने हैं ना तो आपको एंगल पे पुल करना चाहिए, एंगल पे। अगर खींचना है तो एंगल पे खींचो। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, है ना। रुको, अब मैं और बातें करता हूं। वेरी गुड, आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो चलो, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ नहीं रहे, वो नोट्स भी बना रहे होंगे। हो सकता है वो कमेंट करने में उनकी स्पीड थोड़ी कम हो, मैं मान लेता हूँ समझ में सबको आ रहा है ना। मैं छोटी छोटी बारीक बारीक सारी बातें बोलता हूँ, जड़ से चीज़ों को समझाता हूँ। मैं अच्छा समझाता हूँ, मैं समझा देता हूँ बच्चों को। मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ पा रहे होगे मेरी बातें, है ना। मैं और भी बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, अब मेरी और बातें सुनो, ठीक है। ये तो हमने निकाला साहब कि एंगल पे खींचोगे तो मिनिमम एफर्ट में खींच लोगे, एंगल पे खींचोगे तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, पैरेलल में खींचोगे तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, एंगल में खींचोगे तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब इसमें भी मैं चाहता हूं कि मिनिमम एफर्ट करूं, इसमें भी मैं चाहता हूं कि दुनिया का मिनिमम एफर्ट करूं, तो कितने एंगल पे खींचूं, कितने एंगल पे खींचूं ताकि दुनिया का मिनिमम एफर्ट हो? तो थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाया था आपको, बेसिक मैथ्स में बताया था, किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो उसको डिफरेंशिएट क्या करते हैं? जीरो। आओ मैं बता दूं, है ना। ये लो, मैं इसको अगले पेज पे ले जाऊंगा, मैं इसको बता देता हूं। यहां पे देखो, अब मुझे क्लियर करो, ये वैल्यू मिनिमम कब होगा? दुनिया का मिनिमम फोर्स कब मिलेगा? ये उस दिन मिलेगा ना जिस दिन ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जिस दिन ये मैक्सिमम होगा ना उस दिन एफ मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको वेव्स में लेके जाऊं, थोड़ा सा मैं एसएचएम में लेके जाऊं, तो ये जो, और मैंने बेसिक मैथ्स में भी बताया था आपको, अगर मैं कोई फंक्शन दे रहा हूं आपको, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद आ रहा है तो, अगर आपको याद आ रहा है, ये ए साइन थीटा है ना प्लस बी कॉस थीटा, तो इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक मैथ्स में बताया था मैंने आपको, है ना, बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था। या मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, ये वहां से भी लगता है साहब, अगर आपको याद आ रहा है तो। अगर याद नहीं आ रहा तो रुको, मैं फिर से प्रूफ कर देता हूं, मैं फिर से प्रूफ कर देता हूं, है ना। यहां पर मुझे पता लगाना है
इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। ये डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो। देखो जीरो करता हूं तो क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस, तो म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू बराबर टेन थीटा आएगा, म्यू बराबर टेन थीटा। मतलब इतने एंगल पे खींचोगे ना तो मिनिमम एफर्ट करने पड़ेंगे, इतने एंगल के लिए एफर्ट मिनिमम करने पड़ेंगे। तो काम की बात सुनो, यहां पर पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू रखो, ये रहा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 1, बी कितना है म्यू, तो आंसर क्या आएगा म्यू एम जी डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। ये मिनिमम एफर्ट आ गया, दुनिया के मिनिमम एफर्ट। तो काम की बात सुनो भैया, काम की बात सुनो, मैं बात को कंक्लूड कर लूं। अगर किसी को मिनिमम एफर्ट से खींचना है, ठीक है, तो एंगल का वैल्यू होना चाहिए टेन इनवर्स म्यू, और मिनिमम जो एफर्ट आएंगे ना वो आएगा रूट म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। मैं बात कंक्लूड कर दूं, मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया, प्रूफ कोई मांग नहीं रहा तुमसे। दुनिया का मिनिमम एफर्ट कितना होगा खींचने के लिए, आंसर आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। और इसके लिए एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, टू पुल द ऑब्जेक्ट विद मिनिमम एफर्ट्स, टू पुल द ऑब्जेक्ट, टू पुल द ऑब्जेक्ट विद मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम एफर्ट। काम की बात समझ में आ रही है भैया? रुक जाओ, मेरी बात फिर से सुन लो, है ना। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने प्रूफ किया, प्रूफ कोई नहीं मांग रहा आपसे, यहां तक तो सब पहुंच जाते हैं, है ना। अब ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मैंने बेसिक मैथ्स में बताई थी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसएचएम वगैरह में भी काम आती है, ये वेव्स में भी काम आती है। जब सुपरपोजिशन पढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड निकालना होता है, अब ये एसी में भी काम आती है ना। ये जहां साइन कॉस के फंक्शन आते हैं ना, वहां ये प्रॉपर्टी काम आती है। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मैंने बेसिक मैथ्स में याद करवाई थी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्या है, इसका मल्टीपल साइन का, बी क्या है कॉस का। अब यहां देख सकते हो, ये इसका कॉस का मल्टीपल 1 है, साइन का मल्टीपल म्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जिस दिन ये मैक्सिमम होगा उस दिन ये मिनिमम होगा ना। तो मिनिमम एफर्ट कितना आ गया, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और इसके लिए एंगल कितना है, इसके लिए एंगल आएगा टेन इनवर्स म्यू। ये एंगल आ रहा है साहब थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू। ये मैंने प्रूफ कर दिया, अब मैंने यहां लिख दिया। ये देखो बात यहां कंक्लूड कर दी। अगर किसी को पुल करना है विद मिनिमम एफर्ट्स तो भैया एंगल होना चाहिए टेन इनवर्स म्यू, और आज एफर्ट का वैल्यू होगा म्यू एम जी अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? मेरे को कमेंट करके बताओ यस और नो। मैंने जो रामायण गाई उस रामायण का कंक्लूजन ये बॉक्स है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर सुन लो। अगर आपको किसी को खींचना है तो पैरेलल मत खींचो, पैरेलल खींचने में एफर्ट करना पड़ता है म्यू एम जी, एंगल पे खींचो, और उसमें भी मिनिमम एफर्ट से खींचना है तो ये एंगल होना चाहिए टेन इनवर्स म्यू, और एफर्ट का वैल्यू होगा म्यू एम जी अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। ये हमने खींचने की बातें कर ली, ये हमने पुल करने की बातें कर ली, पुल करने की बात कर ली, ठीक है, बात पकड़ में आ गई। ये दुनिया का मिनिमम एफर्ट है, ये दुनिया का मिनिमम एफर्ट है। अगर तुम्हारे में इससे कम ताकत है तो तुम खींच नहीं पाओगे, तुम्हारे में इससे कम ताकत है ना तो खींचना पॉसिबल नहीं है ना। भूल जाओ भाई, तुमसे ना हो पाएगा। अगर खींचना है तो कम से कम इतनी ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए, इससे कम ताकत है तो खींचना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बोले ताकत तो हम में बहुत है लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते, तो भैया फिर क्या करोगे, पैरेलल नहीं खींचोगे, फिर एंगल पे खींचोगे, और एंगल इतना रख लो, इतना एंगल रखोगे ना तो आसानी से खींच लोगे, सबसे कम एफर्ट से खींच लोगे। बात पकड़ में आ गई भैया, ठीक है। होता ना, ये अपन ट्रॉली बैग चलाते हैं, ट्रॉली बैग है ना, वो क्या नाम है, सूटकेस वगैरह लेके चलते हैं तो धकेलते नहीं है अपन, खींचते हैं। वो खींच रहे हैं और वो भी एंगल पे खींच रहे हैं, देखो एंगल पे, ये कारण तुम्हारे सामने है, ठीक है। चलो आओ, अब यहां पर मैंने चौथा क्वेश्चन और दिया था। ये चौथे में मैं पुल नहीं कर रहा था, मैं पुश कर रहा था, पुश। चौथे केस में मैं पुश कर रहा था, पुश। ये देखो मास m है और यहां से मैं इसको पुश कर रहा था F फोर्स से। ये एंगल था साहब थीटा, ये एंगल थीटा। अब आपको पता है डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा ना, mg डाउनवर्ड mg लगेगा। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये F इधर जा रहा है, F, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। F का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा F cos थीटा, और ये कितना होगा F sin थीटा। अब क्लियर कर दो भैया, mg भी दबा रहा है और F sin थीटा भी दबा रहा है। अब mg भी दबा रहा है, F sin थीटा भी दबा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया,
नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया भैया। अबे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अबे फ्रिक्शन बढ़ गया तो मुश्किल काम हो जाएगा, अबे ये तो खींचने में दिक्कत, ये तो सीधे पुश करने में दिक्कत आ जाएगी भैया, है ना। अब सोचो, ये एफ कॉस थीटा चलाएगा तो फ्रिक्शन इधर होगा ना, फ्रिक्शन। अब क्या चाहते हो, मिनिमम एफर्ट के केस में एफ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा बराबर फ्रिक्शन होगा तो चल जाएगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। देखो आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है ये mg प्लस एफ साइन थीटा। आप सॉल्व करोगे तो f का वैल्यू आ जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मैं गारंटी ले रहा हूं ये आंसर म्यू mg से ज्यादा आएगा, ये म्यू mg से ज्यादा आएगा। मतलब एफर्ट जो करना है ना, वो एफर्ट आपको म्यू mg से ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट आपको म्यू mg से ज्यादा करना पड़ेगा, ये एफर्ट आपको म्यू mg से आपको ज्यादा करना पड़ेगा। रुको, मैं जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना सब क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन तो मैंने बॉक्स में लिख दिया, अगर किसी को मिनिमम एफर्ट से खींचना है तो एंगल पे खींचो, और एंगल का वैल्यू होना चाहिए tan इनवर्स म्यू, और उस दिन मिनिमम एफर्ट कितना होगा, ये होगा म्यू mg अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये होगा म्यू mg अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। चलो मैं एक और चीज दिखाता हूं, एक और चीज दिखाता हूं। देखो ये 4 केस 4 फोटो बता रहा हूं, चारों केस में फ्रिक्शन बताना मुझे। ये रफ सरफेस है, ये म्यू है, मैंने एफ ऐसे खींचा। दूसरा केस, मैंने एफ फोर्स से धकेला सा, पुश कर दिया, पुश, ये लो पुश कर दिया, ये म्यू हो गया। आज फ्रिक्शन का वैल्यू है F1, आज फ्रिक्शन का वैल्यू है F2। चलो मैं एंगल पे पुल करता हूं। आज मैं एंगल पे पुल करूंगा, ये देखो थीटा एंगल पे पुल करूंगा। आज फ्रिक्शन का वैल्यू F3 है। आज मैं एंगल पे पुश करूंगा, ये देखो एंगल पे पुश करूंगा, ये मैंने एंगल पे पुश किया थीटा एंगल पे, और आज फ्रिक्शन का वैल्यू F4 है। मुझे फटाफट चारों केस में फ्रिक्शन का ऑर्डर बताओ, चारों केस में फ्रिक्शन का ऑर्डर बताओ। ये F1 F2 F3 और F4 का ऑर्डर बताओ, बताओ चारों केस में फ्रिक्शन का ऑर्डर बताओ। F1 F2 F3 और F4 बताइए। पुश और पुल जितने तरीके से खींच सकते हो, धकेल सकते हो, सब फोटो मैंने तुम्हारे सामने बना दिए, है ना। मुझे एंगल बताइए, ये फ्रिक्शन बताइए, कौन से केस में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा और कौन से केस में फ्रिक्शन सबसे कम, बताओ साहब, बताओ। मैंने तुम्हें दिया, क्वेश्चन दिया, पुश और पुल किया, एक बार पुश किया एक बार पुल किया। ठीक है, अब ये वाले केस और ये वाले केस में म्यू इंटू एन होगा, एन, और एन तुम्हें पता है mg है। यहां भी म्यू कितना है, ये mg है। यहां क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने, ये म्यू कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। और ये क्या होगा, ये होगा म्यू इंटू mg प्लस एफ साइन थीटा। खुद बताओ, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा F4, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद ये F2 और F1 बराबर होगा, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा F3। मतलब मुझे बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम पुश कर रहे हैं, पुश, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, पुल। बताइए साहब, जिस समय फ्रिक्शन सबसे कम होगा ना, जिस समय फ्रिक्शन सबसे कम होगा उस केस में मोशन आसान होगा ना साहब। मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे दो। आपको एक ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने को बोला गया, क्या करना पसंद करोगे, पुश करना कि पुल करना, बताइए क्या करना पसंद करोगे, पुश कि पुल, बताओ। एक सूटकेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, घर पे एक ट्रंक पड़ा हुआ है, एक सूटकेस पड़ा हुआ है, एक बक्सा पड़ा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, बताइए पुश करना पसंद करोगे कि पुल करना, पुश या पुल। आप पुल करना पसंद करोगे, पुल करना। अच्छा, पुल करने में भी कैसे पुल करोगे बोलो, पैरेलल की एंगल, पैरेलल की एंगल पर, एंगल पर। ठीक है। अच्छा, कोई बोल दे कि नहीं आपको तो पुश ही करना है ना, आपको तो पुश ही करना है, तो भैया एंगल पे पुश मत करना, फिर पैरेलल पुश करना, है ना, फिर पैरेलल पुश करना। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी जाए कि पुश पुल, तुम्हारी मर्जी है जो करो, तो हमेशा पुल करना, हमेशा पुल करना, और वो भी एंगल पे पुल करना।
लेकिन ऐसा बोल दे कि नहीं यार तुम तो पुश ही करो, कुछ और नहीं करना, तुम्हें तो पुश ही करना है, तो फिर एंगल पे मत करना, फिर सरफेस के पैरेलल करना। मतलब मिनिमम एफर्ट से पुश करना है तो पैरेलल करो, और मिनिमम एफर्ट से पुल करना है तो फिर एंगल पे करो। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। ये यहां पर पिछले इधर मैंने ये बॉक्स बनाया था ना, टू पुल द ऑब्जेक्ट विद मिनिमम एफर्ट, यहीं पे बॉक्स बना रहा हूं, टू पुश द ऑब्जेक्ट विद मिनिमम एफर्ट, टू पुश द ऑब्जेक्ट विद मिनिमम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट। ठीक है, क्या करोगे, पैरेलल में करोगे, पैरेलल में। आज एंगल 0 डिग्री आएगा, है ना, आज एंगल 0 डिग्री आएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और एफ का मिनिमम वैल्यू होगा म्यू एम जी, म्यू एम जी। ये किसके लिए साहब, ये पुश करने के लिए और ये पुल करने के लिए। आई थिंक डिफरेंस पकड़ में आ गया होगा, पुश और पुल खत्म, समझ में आ गया होगा। अगर खींचना है तो एंगल पे खींचो, धकेलना है तो पैरेलल में धकेलो, धकेलना है तो पैरेलल में धकेलो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात पकड़ में आ गई होगी, मैंने सारी बातें प्रूफ करके बता दी, इसको कंक्लूड कर दिया मैंने, हो जाएगा। अच्छा, बहुत भारी बॉक्स है तो पुश क्यों करते हैं? बेटा बेटा तेरे पास हैंडल नहीं होगा उसको खींचने का, इसलिए तो पुश करता होगा, है ना। चलो आ जाओ। तो ये मैंने सारे केस बता दी, जितने तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। क्या करना पसंद करोगे, पुल करना। अगर पुश और पुल में बोला जाए तो प्रेफरेंस किसको दोगे, पुल करने को। और कैसे पुल करोगे, एंगल पर। लेकिन कोई बोले कि नहीं तुम्हें तो पुश ही करना है, तो सरफेस के पैरेलल करना, एंगल में मत करना। ठीक है, चलो आओ। अब इसमें मैं कुछ टर्म्स और बता दूं। एक टर्म आती है साहब फ्रिक्शन एंगल, और एक आता है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट देखना, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। और एक टर्म और बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ये दो चीजें समझना भैया, फ्रिक्शन एंगल और कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एंगल और कांटेक्ट फोर्स, ये समझना भैया। देखो, मैं ये जो टर्म बता रहा हूं ना, ये रफ सरफेस के लिए बता रहा हूं। ये जो टर्म बता रहा हूं मैं किसके लिए बता रहा हूं, रफ सरफेस के लिए। वो रफ सरफेस हॉरिजेंटल हो सकता है, वो रफ सरफेस इंक्लाइन हो सकता है, वो रफ सरफेस वर्टिकल हो सकता है। मैं कह रहा हूं वो रफ सरफेस प्लेन हो सकता है, वो रफ सरफेस कर्व्ड हो सकता है। मैं रफ सरफेस की बात कर रहा हूं, सभी तरह की रफ सरफेस के लिए ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद में एक टर्म बताऊंगा एंगल ऑफ रिपोज, वो सिर्फ इंक्लाइन सरफेस के लिए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आता है इंक्लाइन सरफेस के लिए, है ना। ये जो बोल रहा हूं ना, ये दुनिया की हर रफ सरफेस के लिए डिफाइन करोगे। फ्रिक्शन एंगल डिफाइन ऑल रफ सरफेसेस, इवन रफ सरफेसेस, प्लेन, कर्व, इंक्लाइन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कैसा भी हो, सबके लिए। चलो मैं और क्लियर करता हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं हॉरिजेंटल सरफेस का। मैं एक हॉरिजेंटल सरफेस का एग्जांपल दे रहा हूं। ये हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक को मैंने रख दिया, मास एम, है ना। ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। आपको पता है नीचे की तरफ एमजी लगेगा, एमजी। नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, एमजी। मुझे बताइए ऊपर की तरफ मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताओ, कोई अगर इसको हाथ लगाएगा तब फ्रिक्शन काम आएगा ना। अगर मैं हाथ ही नहीं लगा रहा तो फ्रिक्शन काम ही नहीं आएगा। चलो मैंने हाथ लगा दिया, मैंने हाथ लगा दिया। अब हाथ लगा दिया तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा। मान लिया मैं इसको राइट हैंड साइड पे हाथ लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, फ्रिक्शन सरफेस पर काम करेगा। ये सरफेस पर, कहां पर, पीछे की तरफ। कहां पर काम करेगा, पीछे की तरफ। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, डिपेंड करेगा कि आपने हाथ कैसा लगाया। आपने हाथ कैसा लगाया, एंगल पे लगाया, सरफेस के पैरेलल लगाया, ऊपर लगाया, ये एन उसके हिसाब से चेंज होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी साहब, है ना। अब रुको, अब ढंग से सुनो। एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है फ्रिक्शन एंगल। देखो, सरफेस पर नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा ना, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। आप देखेंगे दो तरह के फोर्स हैं साहब, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है और एक सरफेस के पैरेलल क्या है, फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ये होगा कांटेक्ट फोर्स, ये इधर आएगा साहब कांटेक्ट फोर्स, ये एफसी होगा। मैं अलग से फोटो बना के दिखा दूं। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, इस रिजल्टेंट फोर्स को नाम दोगे कांटेक्ट फोर्स। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर थे कि नहीं थे। इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस म्यू एन का स्क्वायर। यानी कांटेक्ट फोर्स क्या आने वाला है, एन इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये कांटेक्ट फोर्स आ गया साहब, कांटेक्ट फोर्स। इस एफ सी को मैं क्या बोल रहा हूं,
FC को बोल रहा हूं मैं कांटेक्ट फोर्स। मेरी बात दोबारा सुनना भैया, सरफेस के पैरेलल में एक तो फ्रिक्शन लगेगा और दूसरा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन का जो कांटेक्ट फोर्स से एंगल होगा ना, इस एंगल को बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। ये एंगल कहलाएगा फ्रिक्शन एंगल। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स is called contact force। और दूसरा एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स is called friction angle। मैंने डेफिनेशन लिख दी भैया, मैं एक एक बात लिख रहा हूं, देखो छोटे छोटे थ्योरी के पॉइंट भी लिख रहा हूं आज तो, है ना। कोई स्लाइड घर से बना के नहीं लाया, मैं सब यहीं लिख रहा हूं, बस समय लगता है थोड़ा सा, है ना। वो स्लाइड ब्लाइड अगर ले आते हैं ना कभी कभी, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा लिखने का समय बच जाता है, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें हाथ का लिखा हुआ पसंद आता है तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में बरसों से बोर्ड पे पढ़ा ही नहीं है, वहाँ कौन सी स्लाइड लेके आते हैं, है ना। ऑफलाइन में कौन सी स्लाइड लेके जाते हैं, वहाँ बरसों से बोर्ड पे लिखते ही तो है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिख रहा हूँ, है ना। मैं समझा दूँ, फिर से समझा दूँ, मैं फिर से समझा दूँ। देखो क्या है, ये सरफेस पर एक तो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल आएगा ना, इस एंगल को क्या नाम दोगे, फ्रिक्शन एंगल। अच्छा, अब ये कांटेक्ट फोर्स तो मैंने निकाल दिया, मैं फ्रिक्शन एंगल भी निकाल दूं। अब फ्रिक्शन एंगल निकालें तो देखो ध्यान से, ये आ रहा है एक एन, और ये आ रहा है आपके पास FC, और ये आ रहा है साहब म्यू इंटू एन, ये आ रहा है आपके पास म्यू इंटू एन। अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा बराबर म्यू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स म्यू, थीटा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स म्यू। यही है साहब फ्रिक्शन एंगल, है ना। इसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शन एंगल। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ये फ्रिक्शन एंगल का वैल्यू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो दो चीजें बताई मैंने, कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, लिख लो, साथ साथ लिख लो, मैं नहीं ला रहा स्लाइड, है ना। मैं नहीं लाया स्लाइड, मैंने सारी एक एक बात लिखी यार। ऑफलाइन बरसों से पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन में, है ना, लिखते ही थे बोर्ड पे, यहाँ भी लिख ही रहे हैं, बस थोड़ा समय बढ़ जाता है, और तो क्या। जब मुझे लगेगा कि यार क्वेश्चन मुझे ज़्यादा कराने हैं, तो मैं ले आऊँगा स्लाइड, ज़्यादा क्वेश्चन ले आऊँगा, क्वेश्चन लिख के ले आऊँगा, और तो क्या यार। ठीक है, तो ये आ गया टेन इनवर्स व्यू। ठीक है, अब इसमें कई बच्चों का व्यू होता है कि नहीं सर स्लाइड ले आया करो, कई बच्चों का व्यू होता है मत लाया करो। अरे ठीक है, मैं तो ऑफलाइन जैसे ही पढ़ा रहा हूँ यार, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात लिखवा रहा हूँ। मैं तो कैमरे के पीछे मान के चल रहा हूँ, तुम बैठे हो उधर। ठीक है, ये थीटा बराबर टेन इनवर्स व्यू। अब ये राइटिंग तो मेरी ऐसी है, देख लो, और कोई बुरी राइटिंग नहीं है भैया, डॉक्टरों से अच्छी राइटिंग है ना। डॉक्टर जैसा लिखते हैं उससे बढ़िया राइटिंग है, बढ़िया। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुन लो, अब थ्योरी का क्वेश्चन सुन लो भाई, एक थ्योरी का क्वेश्चन सुनो मेरा। बोलो, थ्योरी क्वेश्चन बोलूं भाई, ढंग से सुनो, थ्योरी का क्वेश्चन सुनो, है ना। थ्योरी का क्वेश्चन क्या है साहब, ये अपने एक पूछा गया एग्जाम में, जो AR क्वेश्चन आते हैं ना, उन AR क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है कि अगर मैं सरफेस की रफनेस बढ़ा दूं तो फ्रिक्शन एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सरफेस की रफनेस बढ़ा दूं, तो वैसे तो फॉर्मूले से दिख रहा है, अगर मैं रफनेस बढ़ा दूंगा ना, रफनेस, तो रफनेस बढ़ाने पर म्यू का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और म्यू बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा अगर स्मूथनेस बढ़ा दूंगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैं और बता दूं साहब। अब यार तुम तो कमेंटबाजी पे आ गए यार, ये स्मार्ट दिख रहे हो, ये कर रहे हो, मैं नहीं देखूं तुम्हारे कमेंट यार, समय खराब करवाते हो यार मेरे, मजे लेते हो बीच बीच में।
है ना। बीच बीच में तुम्हें इंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें ऑफलाइन की आदत पड़ी हुई है कि ऑफलाइन में धीरे धीरे सर को उलझाओ और समय लेकर के नोट करो, ऐसा है ना। सर से बातचीत करो और फिर नोट कर लो। चलो, नोट करने का समय दिया ना मैंने यार, तुम कर लिया होगा नोट, तुमने बड़ा कर ही लिया होगा नोट्स। चलो अब मैं आगे बातें बोलूं। क्वेश्चन पूछा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि सर अगर सरफेस स्मूथ हो तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा। देखो यार, देखो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, और फ्रिक्शन नहीं आएगा तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो आंसर एमजी होगा ना यार। इस केस में आंसर एमजी हो जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। अगर म्यू का वैल्यू जीरो कर दूं तो फ्रिक्शन जीरो होगा, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। इसमें रख दो ना, म्यू बराबर जीरो, आंसर आएगा एन। अच्छा मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये हम डिफाइन करते हैं रफ सरफेस के लिए। वो रफ हॉरिजॉन्टल हो इंक्लाइन हो सब पे लागू होगा। चलो मैं थोड़ा सा अब इंक्लाइन सरफेस का भी दे दूं। ये मैंने एक एग्जांपल तुम्हें किसका दिया था, एक एग्जांपल हॉरिजॉन्टल सरफेस का। चलो वो जो बच्चे ने बोला वो भी लिख देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू बराबर जीरो है, म्यू बराबर जीरो। अब बताइए साहब, अगर म्यू बराबर जीरो है तो आज नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, आज नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आएगा, mg। आज नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आएगा। और अभी पीछे वाले उस पर चलो ना यार। ये देखो देखो, ये देखो FC कितना था, इसमें म्यू बराबर जीरो रखोगे तो कांटेक्ट फोर्स भी एन आ जाएगा, एन। ये देखो देखो, यहां से क्या बोलोगे, FC बराबर, ये बोलोगे n इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन, तो कांटेक्ट फोर्स n आ गया, यानी आज आंसर mg आएगा, mg। कांटेक्ट फोर्स mg आएगा, कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, mg। ठीक है। अच्छा और मैं बोलूं, और मैं बोल दूं, मैं अब इंक्लाइन सरफेस का एग्जांपल ले लूं। इंक्लाइन सरफेस, ये लो भैया इंक्लाइन सरफेस। अब एंगल ऑफ इंक्लेशन दे रहा हूं थीटा, एंगल ऑफ इंक्लेशन थीटा, इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक का मास m है। अब रुकना, मैं अगर बोलता हूं ये यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लिया ये चिकनी सरफेस है, म्यू बराबर जीरो है, तो आपको पता है mg साइन थीटा इसको नीचे चलाएगा, ये mg साइन थीटा इसको नीचे चलाएगा, साथ में mg cos थीटा इसको दबाएगा, mg cos थीटा इसको दबाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। अब ये मैं बोल रहा हूं कि ये तो मैंने बोला फ्रिक्शन नहीं था, अब मैं केस बोलता हूं कि साहब फ्रिक्शन है। मैं बोल रहा हूं कि साहब फ्रिक्शन है मेरे पास, ये लो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है, ये लो ये थीटा है, रफ सरफेस है और फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन है। चलो मैं कंडीशन बोलता हूं कि रेस्ट पर है, रेस्ट पर, मैं रेस्ट मान रहा हूं, रेस्ट। अब मुझे क्लियर करो, अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। कमेंट करके बताओ मुझे, रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताओ। एक बच्चा बोल रहा है आप पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हाँ बेटा, तू तो पैदा होते ही ऑनलाइन आ गया था, तो डाउनलोड हुआ होगा तू तो, है ना, है ना। अबे हर काम दुनिया में पहली बार होता है यार। सब्जेक्ट में मैं पहली बार नहीं हूँ, सब्जेक्ट में बहुत पुराना हूँ, है ना। कोरोना काल से ऑनलाइन 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 ऑफलाइन दोनों खेल रहे हैं भाई। अबे चलो बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हैं, जवाब देते हैं यार। वेरी गुड वेरी गुड, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ऊपर, ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई रेस्ट पर होता है ना, रेस्ट पर, अगर कोई रेस्ट पे होता है तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो बताइए आज फ्रिक्शन फोर्स कितना है, आज फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर होगा, आज फ्रिक्शन फोर्स होगा mg साइन थीटा, है ना। अब क्लियर करो भैया, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, और फ्रिक्शन फोर्स ये है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वही तो कांटेक्ट फोर्स होगा ना, है ना। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट, है ना। आज क्या बोलोगे साहब, ये कांटेक्ट फोर्स होगा रूट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट।
नॉर्मल रिएक्शन कितना दिख रहा है? नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है mg cos थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना दिख रहा है? फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है आपको mg sin थीटा। देखो यहां से mg कॉमन ले लूं तो रूट में ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आंसर क्या होगा? आंसर आज तो mg आ जाएगा। mg आज कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू mg आ गया भैया। ये कांटेक्ट फोर्स mg आ जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी भैया, है ना। ये क्या है? अगर ये रेस्ट पर है ना, इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट पर है, तो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? mg। कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा mg। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साधारण सा कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठ गया होगा आपके। रुको मैं और क्लियर करता हूं, मैं और बातें समझाता हूं तुम्हें, है ना। ये तो मैंने बताया किसके लिए साहब? रफ सरफेस के लिए। रफ सरफेस हॉरिजेंटल हो, इंक्लाइन हो, वर्टिकल हो, सब में काम करेगा। अब एक टर्म आता है एंगल ऑफ रीपोस। रुकना, सुनना, ये बना लिया आपने? ये बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी बनाओ, पर्याप्त समय दे रहा हूं आपको, बनाते जाओ साथ साथ। एक बच्चा बोल रहा है फ्रिक्शन के कारण रेस्ट में है, या रेस्ट में है इसलिए फ्रिक्शन है? तो पिताजी तो फ्रिक्शन ही है ना, रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होगा तभी तो रोक पाओगे ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कैसे रोक पाओगे? तो रुकने का कारण फ्रिक्शन है। ठीक है, ये पूछा गया जे मेंस में, पूछा गया भाई। अच्छा, इससे पहले वाले में अगर ये चल रहा था, ये चल रहा था, तो आज कांटेक्ट फोर्स एन के बराबर होगा ना, दिखाया है मैंने। जिस दिन ये क्या होता है, जिस दिन चल रहा होगा तो कांटेक्ट फोर्स एन के बराबर होता है। आज ये कितना है? आज ये mg cos थीटा है। आज mg cos थीटा है। अपना जो एक्सरसाइज सेकंड है ना, एक्सरसाइज सेकंड, उसमें एक क्वेश्चन दिया, अपनी एक्सरसाइज सेकंड है, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें शायद एक करेक्शन था। मैंने करेक्शन बताए थे तुम्हें? नहीं बताए थे? चलो मैं करेक्शन शेयर शेयर कर दूंगा। उसमें ये प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, एंगल ऑफ रीपोस। अगला टर्म एंगल ऑफ रीपोस, मैं क्लियर कर दूं, ये ओनली किसके लिए? ओनली फॉर इंक्लाइन सरफेस। ओनली फॉर इंक्लाइन सरफेस। अब क्या है, इसको ढंग से सुनना। ये यहां पर एंगल ऑफ रीपोस को आप ढंग से सुने। देखो भाई, एक इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। ये एक इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं। एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं। ये देखो ऑब्जेक्ट को रखा। अब रखा तो ऐसे आज रेस्ट पे है ना, देखो इंक्लाइन सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, देखो देखो रेस्ट पर है ना। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ाऊंगा ना, ये जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ाता जाऊंगा, एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ाता जाऊंगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये चलने को तैयार हो जाएगा। और उससे ज्यादा एंगल बनाते ही तो ये नीचे आ जाएगा, उससे ज्यादा एंगल बनाते ही नीचे आ जाएगा। तो जिस एंगल तक रेस्ट पे था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, वो वैल्यू जब तक ये रेस्ट पर है ना, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रीपोस। ठीक है, रुको रुको, मैं क्लियर करता हूं तुम्हें, मैं समझाता हूं। देखो ये यहां पर इंक्लाइन सरफेस है ना, ये इंक्लाइन सरफेस, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा हूं मैं आई, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, मास m है ना, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन होगा, चे क्या लगेगा? नीचे लगेगा mg sin i, है ना। और जैसे ही नीचे आने चाहेगा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये कितना होगा? ये होगा म्यू इंटू एम जी कॉस आई, ये होगा म्यू इंटू एम जी कॉस आई। समझ लो ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस आई होगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस आई होगा। अब आप क्या चाहते हो? आप अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एम जी साइन आई का वैल्यू, एम जी साइन आई का वैल्यू कम है किससे? इस म्यू एम जी कॉस आई से। मुझे बताइए ये चलेगा कि रेस्ट पर रहेगा? ये रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पर, ये रेस्ट पर रहेगा। अगर रेस्ट पे रहेगा तो ऐसे कंडीशन में देखो, मैथमेटिकली मैं बोलूंगा 10i लेस देन क्या होगा? म्यू एल। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर रेस्ट पे है तो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा अगर रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन बोलो कितना होगा? अगर रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा ना। ये फ्रिक्शन का आंसर बोलोगे एम जी साइन आई। अगर रेस्ट पे होगा तो फ्रिक्शन बोलोगे एम जी साइन आई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये एम जी साइन आई बराबर हो गया किसके? म्यू एल इंटू एम जी कॉस आई के, तो मुझे क्लियर कीजिए अभी ये अभी चलेगा तो नहीं ना? ऐसा बोलेंगे जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड,
ऐसा बोलेंगे जस्ट स्टार्ट टू मूव और स्लाइड, फिसलने को तैयार है ना। आज मैथमेटिकली क्या आया, 10i बराबर म्यूएल आ गया, 10i बराबर म्यूएल। लेकिन अब जैसे ही मैं ऐसा बोलता हूं mg sin i ज्यादा है किससे, इससे म्यूएल इंटू mg cos i से, ये चलने लग जाएगा भैया, ये डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, ये होगा मूविंग डाउनवर्ड। अब ये नीचे आएगा, नीचे, और नीचे आएगा तो आज मैं क्या बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा 10i मोर देन म्यू है, 10i मोर देन म्यूएल है। और तुम्हें पता है कि जिस दिन नीचे आएगा उस दिन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस आई, ये होगा म्यू के इंटू एम जी कॉस आई। और साथ में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। रुको रुको रुको, मैं क्लियर करूं तुम्हें, ढंग से सुनना। ये तो मैंने मैथमेटिकल कंडीशन बना के बता दिया कि भैया ये एम जी साइन थीटा ज्यादा है तो चलेगा, एम जी साइन थीटा बराबर है चलने को तैयार हो जाएगा, एम जी साइन थीटा कम है तो क्या होगा, रेस्ट पर रहेगा। रुकना, अब ढंग से सुनना, मुझे एक बात क्लियर करो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये आई बढ़ाता हूं, मैं आई, ये आई बढ़ाता हूं, तो आई बढ़ाने पर ये साइन आई बढ़ेगा ना यार, आई बढ़ाने पे साइन आई बढ़ेगा, साइन आई बढ़ेगा, इसका मतलब एम जी साइन आई भी बढ़ेगा ना। और यहां पर आई बढ़ाओगे तो कॉस आई क्या होगा, ये कॉस आई कम होगा, ये कॉस आई कम होगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये कम होगा, ये फ्रिक्शन कम होगा, है ना। अब मैथमेटिक्स लगाओ साहब, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ाता हूं, एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ाता हूं, तो ये बढ़ने वाला है और ये घटने वाला है। अगर ये बढ़ गया, इससे ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा ना। तो जब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक रेस्ट पे रहेगा, इस एंगल ऑफ इंक्लेशन को क्या नाम दोगे, एंगल ऑफ रिपोज। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ढंग से सुनो, एक बार फिर सुनो, एक बार फिर से सुन लो। यहां से एंगल ऑफ इंक्लेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे एम जी साइन आई बढ़ेगा, एम जी साइन आई बढ़ेगा तो म्यू एम जी कॉस आई क्या होगा, कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें एम जी साइन आई म्यू एम जी कॉस आई के बराबर हो जाएगा, जिस दिन बराबर हो जाएगा उस दिन ये चलने को तैयार हो जाएगा, और जैसे ही और बढ़ाओगे ये चल करके नीचे आ जाएगा। तो भैया जब तक रेस्ट पे रहा ना, उस एंगल को क्या नाम दोगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब इधर देख करके बताओ, ये रेस्ट पे था ना, इस समय चलने को तैयार हुआ ना, तो इस एंगल को बोलोगे एंगल ऑफ रिपोज। ये जो एंगल आ रहा है आई, आई बराबर टेन इनवर्स म्यू एल, ये क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिपोज, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, है ना। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये सिर्फ डिफाइन करते हो इंक्लाइन सरफेस के लिए। अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट ईयर भी इसी का क्वेश्चन आया था और कई बार इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन आए, और मैं भी एक ट्रिक दूंगा इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तुम्हें ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंपल सी ट्रिक दे दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। पहले तुम ये नोट कर लो, पहले नोट कर लो। तो यहां से एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू एल। मैं यहां से अगले टर्न पे फिर बताऊंगा एक बार, है ना, और इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करेंगे, ये टर्म एक बार फिर रिपीट करूंगा, है ना। तुम ये नोट कर लो पहले, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर कल फ्रिक्शन के बाद में जो काम हमने नॉर्मल केस में किए ना, बिना फ्रिक्शन के जो जो काम किए थे ना, जो जो काम हमने बिना फ्रिक्शन के किए थे, वो सारे काम हम बिना फ्रिक्शन के साथ भी करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले केस, है ना, मास पुली वाले केस, इंक्लाइन प्लेन वाले केस, सब कल फ्रिक्शन के साथ करेंगे। और एक वो टू ब्लॉक प्रॉब्लम वाले केस, वो भी बताऊंगा, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, एक टू ब्लॉक प्रॉब्लम की भी मैं ट्रिक बता दूंगा, वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपन ये कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो मंडे से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब मिलते हैं, चलो बाकी हार्ड कॉपी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके पास। मिलते हैं, चलो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।